4 साल पहले जब कोरोना आया तो देश और दुनिया में मानो हड़कंप मच गया था। उसके बाद जब भी कोई नया वायरस सामने आता है तो लोगों में घबराहट हो ही जाती है। इन दिनों एक नया वायरस एक्टिव हुआ है जिसका नाम है HMPV। चीन से आए इस वायरस की खबरें जैसे ही सामने आते ही लोगों के जहन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। हर कोई इस वायरस की भयावहता को जानना चाहता है और चीन के बाद अब भारत में भी HMPV वायरस की एंट्री हो चुकी है। भारत में एक ही दिन में करीब 5 HMPV के केस मिलने से हड़कंप मच गया। सोमवार को HMPV वायरस के कर्नाटक में 2 केस, गुजरात में 1 और तमिलनाडु में 2 मरीज मिले। मंगलवार को भी 2 नए केस मिले। इस तरह चीन से फैलना शुरू हुआ ये नया वायरस भारत की टेंशन बढ़ा चुका है। भारत में अब तक जितने भी केस मिले हैं सभी संक्रमित बच्चे हैं। तो चलिए जानते हैं HMPV वायरस को लेकर जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनकी राय क्या है। आज तमाम चीजें हम समझने वाले हैं और सचेत करने वाले हैं कि किस तरह से उन लक्षणों को पहचानें, क्योंकि ये खतरनाक वायरस है, क्योंकि चीन से ये फैला वायरस भारत में एंटर कर चुका है। क्या तबाही मचाएगा? क्या हालात बिगड़ेंगे? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? क्या वैसी स्थिति निर्मित होगी फिर से जो 4-5 साल पहले भारत ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी? क्या इसको लेकर वैक्सीन है या नहीं? किस तरह के अब प्रयोग किए जा रहे हैं इस नए वायरस से बचाव के लिए? तमाम चीजें आज हम बारीकी से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आज हम बताएंगे एक्सपर्ट्स के माध्यम से आखिर HMPV वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, कितने उम्र तक के बच्चों में फैल रहा है और अधिकतम किस उम्र के बुजुर्गों में यह वायरस फैल रहा है। कितने वायरस अब पूरी दुनिया में सामने आ चुके हैं। वैसे तो जानकारी यह सामने आई है कि चीन में हजारों केस सामने आ चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा इसकी चपेट में बच्चे आए हैं, बुजुर्ग आ चुके हैं, अस्पतालों में भीड़ लग रही है, एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के, क्योंकि इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। और यही वायरस दुनिया के तकरीबन 5 देशों में फैल चुका है। इसको लेकर अलग अलग देशों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस बढ़ते वायरस के बाद भारत में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें उत्पन्न ना हो। यह वायरस कितना खतरनाक होगा? क्या जैसा कोविड की पहली लहर थी, क्या उतना ही खतरनाक होगा या थोड़ा कम असर करेगा? असर करेगा तो कितना असर करेगा? ये तमाम चीजें आज हम जानने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले रुक करते हैं, उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल जी। डॉक्टर जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार करता हूं आपको और आपके दर्शकों को। जी सर, हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है किसी को डराना, हमारा मकसद है हर किसी को सचेत करना। इसी क्रम में हम सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे HMPV वायरस को लेकर, क्या है HMPV वायरस? देखिए, इस वायरस के बारे में यदि देखेंगे तो इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। सामान्य तौर पर यदि हम इस वायरस की उपस्थिति की बात करें तो विश्व स्तर पर कई देशों में इसकी उपस्थिति है। हिंदुस्तान में भी यदि हम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की बात करें तो लगभग 1000 में 25 प्रकरण इस वायरस के पूर्व में भी पाए गए हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में सामान्य तौर पर वायरस क्या होता है कि वायरस में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें वायरस की झिल्ली या उसकी सतह पर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन की मारक क्षमता या सांघातिक क्षमता या रोग पैदा करने की क्षमता या मनुष्य को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, उसमें कई बार परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन जो होता है वो स्थायी नहीं होता, परिवर्तन लगातार होता रहता है। इसे म्यूटेशन कहा जाता है। यदि कोई नया म्यूटेटेड ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस चाइना में इस वक्त है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बड़े स्तर पर इसका फैलाव है,
तो अब इसमें दो चीजें सामने आती हैं कि यदि ये पुराना वायरस होगा तो उसकी मारक क्षमता उतनी नहीं होगी, लेकिन यदि उसने म्यूटेशन के साथ यदि उसकी कोई और मारक क्षमता में परिवर्तन आया होगा तो मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में इसकी भी जानकारी हम लोगों को या चिकित्सा जगत के साथ साथ लोगों को मिलेगी। फिलहाल इस वायरस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वायरस 2 साल से तक के बच्चों को और 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर यदि मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित होते होते छोटे बच्चों में 5 साल लग जाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता 60 साल की उम्र के बाद लगातार फिर से नए सिरे से उम्र के साथ साथ क्षीण या कमजोर होती चली जाती। जिनमें प्रतिरोधक क्षमता पर्याप्त है उनके लिए यदि पुराने स्ट्रेन वाला वायरस है तो बहुत घबराने या चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन यदि कोई नए म्यूटेशन के साथ कोई नई मारक क्षमता के साथ कोई म्यूटेटेड ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आया होगा तो मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी अभी लंबित है। इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक के हालात में हिंदुस्तान में इस वायरस से यदि नुकसान हुआ है तो छोटे बच्चों में हुआ और बुजुर्गों में हुआ है, और सामान्य तौर पर इन्हीं में निमोनिया या जैसे कोविड जैसे सिम्टम पाए गए हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने देखा अभी कोविड जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केस देखने को जरूर मिलते हैं कोविड के, जो बीच बीच में आते रहते हैं, 1-2 केस आते रहते हैं। लेकिन आपने म्यूटेशन का जिक्र किया कि अगर ये चीज होती है, अगर म्यूटेशन होता है तो ये चीज खतरनाक हो सकती है। अगर इसका म्यूटेशन होता है तो क्या खतरनाक हो सकता है कोविड की तरह? देखिए, म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायरस की सरफेस पर जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन मनुष्यों के लिए कितना घातक होता है, जीवों के लिए कितना घातक होता है, इसके कभी भी पहले मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके नए म्यूटेटेड वायरस पर किसी प्रकार का ICMR का या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई सर्वे रिपोर्ट या किसी प्रकार की उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने ना आए। फिलहाल इस नए वायरस की जो सर्वे रिपोर्ट है या जो नई रिपोर्ट है वो आना बाकी है। मेरे नॉलेज में नहीं आया और बाकी हम लोगों के कई मित्रों के नॉलेज में भी नहीं आया, लेकिन फिलहाल की स्थिति में मैं समझता हूं कि इसमें बहुत पैनिक जो क्रिएट किया गया है, वो पैनिक बहुत सारा जो क्रिएट किया गया है वो सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल मानता हूं मैं। इतना पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी भी हमको किसी भी प्रकार की असमंजस वाली स्थिति में बचाव के सारे रास्ते फिर से नए सिरे से सतर्क होकर खोलना चाहिए और सतर्क होकर चलना चाहिए, सतर्क होकर रहना चाहिए, सतर्क होकर लोक व्यवहार करना चाहिए और सतर्क होकर सामाजिक दायरे में। इसके लिए सतर्कता सबसे बड़ी चीज है। सतर्कता में कोई बुराई नहीं है, सतर्कता रखी जा सकती है और रखना ही चाहिए। जी, जिस तरह के अभी केस डॉक्टर साहब देखने को मिल रहे हैं वो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, जैसे कि किसी की उम्र 2 साल, किसी की 14 साल, किसी की 7 साल। जैसे ही वो एडमिट हुए, एडमिशन लिया हॉस्पिटल में, तकरीबन 2 से 3 दिन में उनको छुट्टी मिल गई, बहुत जल्दी ट्रीटमेंट उनका हुआ। तो इससे ये लग रहा है कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये चीज आप मुझे समझाइए। और दूसरी चीज इसमें ये भी इंक्लूड करूंगा, जैसे हमने देखा कोविड में 1 लहर, 2 लहर, तीसरी लहर, इस तरह से हमने देखा, तो क्या उस तरह की स्थिति बन सकती है क्या? देखिए, फिलहाल जो स्ट्रेन इंडिया में है वो पुराना स्ट्रेन है और उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों में जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, एक में विकसित होती ऊपर चल बच्चों में चलती चली जाती और बुजुर्गों में कम होती चली जाती। तो ऐसे में इनकी प्रतिरोधक क्षमता उम्र के इन दोनों पड़ावों में कम होती है, तो इसलिए कम प्रतिरोधक क्षमता पर इसका इफेक्ट होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस वायरस का एक स्वभाव है, ये वायरस ब्लड में नहीं जाता, ये सिर्फ श्वसन तंत्र की झिल्ली पर ही रहता है। जो वायरस ब्लड में जाता है वो ज्यादा खतरनाक होता है और उसी से जो टॉक्सिसिटी डेवलप होती है उसको वायरीमिया कहा जाता है। तो ये लोकल स्थानीय स्तर पर श्वसन तंत्र को, फेफड़े को, सांस के पाइप को और फेफड़े को प्रभावित करता है, साथ में ऊपर के नासिका के पिछले भाग को और हमारे गले के पिछले भाग को प्रभावित करता है। तो इस वायरस का सबसे बड़ा अभी तक का मामला ये रहा है कि ये ब्लड में नहीं जाता, सिर्फ ये लोकल श्वसन तंत्र के अंदर रहता है, इसलिए वायरीमिया के साथ साथ इसके अंदर बढ़ने की जगह कम होती है। और जब चूंकि श्वसन तंत्र एक छोटा सा सिस्टम है, शरीर का एक छोटा हिस्सा है, तो ऐसे में इसके मल्टीप्लिकेशन या बहुत ज्यादा ग्रोथ की भी संभावनाएं कम होती है, इसलिए भी इसकी जो मारक क्षमता है वो कम होती है और इसके रोगी अक्सर ठीक हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो चाइना वाला मामला है, उसके बारे में तो अभी निश्चित तौर पर असमंजस वाली स्थिति है कि क्या वो नया म्यूटेटेड वायरस है, क्या वो नया स्ट्रेन है, क्या उसकी मारक क्षमता ज्यादा है, क्या वो हिंदुस्तान में आने के बाद उसका क्या प्रभाव रहेगा। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो भी
अनुत्तरित हैं। लेकिन फिलहाल तक की सिचुएशन में हमें सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है, भय में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह हमको कोविड अनुकूल हमको व्यवहार हम करते रहे, वो कोविड अनुकूल व्यवहार आज समाज में और हम लोगों के बीच में दिखने रहा है। मैं समझता हूं कि वो उसको तो तुरंत सभी को शुरू कर देना चाहिए। उसमें हमने जब देखा था कोविड के समय में कि चीन ने बहुत सारी जानकारियां पूरे दुनिया से छुपाई थी, उसी का ये नतीजा हुआ कि लाखों लोगों की मौत हो गई थी। अकेले देश की अगर हम बात करें तो जाने कितनी जाने गई थी। ठीक, क्या उसी तरह इस बार भी चाइना की ओर से इस तरह की जानकारियां छुपाई जा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सामने आना? अगर सामने आती हैं तो उसको लेकर जो तमाम देश हैं वो एहतियात कदम उठा सकते हैं, और क्या भारत देश ने वो कदम उठाना शुरू कर दिए हैं एहतियात के तौर पर शुरुआत में? देखिए, विश्व पटल पर यदि हम चीन के व्यवहार की बात करें तो चीन का व्यवहार सदैव शंकास्पद रहा है और कपटपूर्ण और धोखे वाला रहा है। इस बारे में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वर्तमान में चाइना को भी अपना एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए इस वायरस के बारे में, और विश्व पटल पर इसकी समस्या को रखना चाहिए। WHO को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कभी कोई गुमराह करने वाला देश हो तो गुमराह करने वाले देश कई बार बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे कोविड का टाइम हुआ। वर्तमान में ये विश्व पटल वाला मामला है, तो इसमें हिंदुस्तान को ये करना चाहिए कि जो चाइना से आने वाले लोग हैं, कम से कम उनका स्क्रीनिंग और उनका सर्वे और इनके इन्वेस्टिगेशंस एयरपोर्ट पर करने में मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है। इसमें उनकी भी सुरक्षा है जो वहां से आ रहे हैं, और बाकी जो देश के अंदर की जनता जनार्दन है, हम लोगों के आम आदमियों की भी इसमें सुरक्षा है और देश की भी सुरक्षा है। तो इसमें मैं समझता हूं कि यदि इस तरह की कोई स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दी जाए एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो मैं उसमें बुराई नहीं मानता जी। अगर हम बात करें इस तरह की स्थिति बनने के बाद डॉक्टर साहब, तो क्या WHO की ओर से, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इसको लेकर कोई गाइडलाइंस सामने आई है अभी तक? अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन में मेरे नॉलेज में इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस मेरे नॉलेज में तो नहीं आई। फिर भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि आई होती तो निश्चित तौर पर उसका सर्कुलेशन, वो सर्कुलेट हो गई होती और शासन द्वारा उसको कहीं न कहीं हम लोगों तक पहुंचाने में आज की तारीख में जितनी तीव्रता से दस्तावेजों को और जानकारियों को आगे पहुंचाया जाता है, निश्चित तौर पर मैं तो इसमें देश और प्रदेश की दोनों सरकारों की प्रशंसा ही करूंगा कि बहुत जल्दी जानकारी सर्कुलेट करते हैं। फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी या ऐसा कोई नोटिफिकेशन WHO की तरफ से ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के लिए जारी नहीं हुआ है मेरे नॉलेज ज्ञान के अनुसार। जैसे कि आपने बताया कि इसका जो फैलने का वो होता है, ये वायरस हमारे ब्लड में नहीं जाता, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो केयरलेस होते हैं, वो अपनी परवाह खुद नहीं करते, उनके पेरेंट्स पूरा उन पर ध्यान देते हैं। छींक आ रही है, खांसी आ रही है जी, या गले में थोड़ा खराश है, खरखराहट है, तो कैसे पहचाना जाए? क्योंकि एक नॉर्मल चीज होती है छींकना, खांसना, और इसके लक्षण ठीक उसी तरह से है, तो ऐसे में थोड़ा दुविधा नहीं हो सकती? देखिए, यदि हम वायरल न्यूमोनाइटिस की बात करेंगे तो किसी भी वायरस के कारण जो श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन होता है, कमोबेश उनके सारे के सारे लक्षण एक जैसे होते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब तक उसका स्वैब टेस्ट ना किया जाए, जब तक उसके गले से स्वैब लेकर उसका लैब में टेस्ट ना किया जाए, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें कौन सा वायरस है। उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशंस और RT-PCR इत्यादि जांचें बहुत जरूरी होती है, और वो करना जरूरी, उसके बगैर इस बात का उन जांचों के बगैर इन जवाबों का, इस प्रश्नों का जवाब देना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि छोटे बच्चों में कई बार क्या होता है कि श्वसन तंत्र बहुत पतले पतले पाइप होते हैं, यदि उसमें जरा भी वायरस का इन्फेक्शन होगा तो उसमें स्वेलिंग बढ़ जाती तो निश्चित तौर पर उनकी सांस की नलियां ज्यादा आसानी से जल्दी सिकुड़ जाती हैं। इस वजह से उनमें अचानक कई बार निमोनिया के लक्षण दिखते हैं, और कमोबेश यही स्थिति बुजुर्गों में रहती है। उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उनका सांस के पाइप ठीक रहते हैं लेकिन फेफड़े कमजोर रहते हैं। तो इसीलिए इन दोनों एंड पर ये बीमारी का जो लक्षण है और परेशानी वो ज्यादा होती है। लेकिन ये जवाब देना कि इसमें ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ही होगा, ये कहना जब तक उसका स्वैब टेस्ट या RT-PCR नहीं हो तब तक कहना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है सर, इस बीच हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी जितेंद्र कुमार, जो कि MD मेडिसिन पल्मोनोलॉजी हैं। डॉक्टर प्रियदर्शनी जितेंद्र कुमार, बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जी। मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे कि हमने देखा, क्या चाइना फिर से कुछ चीजें छुपा रहा है?
ठीक है, माफ़ कीजिएगा। सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या चीज़ें जो चाइना में हमने देखी कि चाइना के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या चाइना बहुत कुछ चीज़ें छुपा रहा है? ये वायरस क्या महामारी फैला सकता है? बात करें HMPV की, और किस तरह की निगरानी रखी जा रही है सर? देखिए, जहाँ तक HMPV का बात है तो ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस बहुत पुराना है। हाँ। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई नया किस्म है वायरस का, और ये मतलब इसका ओरिजिन चाइना है। ये पुराना वायरस है, और WHO अपना उस पर सर्वेलेंस बनाया हुआ है चाइना में। डेटा जो WHO के थ्रू हमें मिलेगा उसी से हम उसका आकलन कर पाएंगे। तो अभी तो ये मतलब बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेटा अभी जैसे जैसे कुछ रिलीज किया जाएगा फिर हम लोग उस चीज को समझ पाएंगे। जी, तो हम लोग किस तरह से निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि अब तक 9 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। सोमवार को 5 केस, आज 2-3 केस आज सामने आए हैं, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो निगरानी किस तरह से इसकी हो रही है? जहां तक निगरानी का बात है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस सामान्य वायरस की तरह ही इन्फेक्शस है। हाँ। डिजीज कराता है, ये सावधानी की बात है इसमें। हाँ। जैसा कि हमने अभी बीते वर्षों में कोविड को देखा कि वो एक नया वायरस था जिसका कि बहुत ही रैम्पेंट इफेक्ट था, लेकिन HMPV उतना खतरनाक इस मायने में नहीं है कि ये पुराना है, और बहुत हद तक लोगों ने इसका प्रभाव मतलब देखा है, स्टडीड है। इसके केसेस ऑलरेडी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में ऑलरेडी इम्पैक्ट हुए थे। आई थिंक लास्ट वन 2001 के लगभग वाला तो काफी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद उसका स्पोरेडिक केसेस आते रहे हैं। तो ये केस नया नहीं है, और इसका सर्वेलेंस का जहां तक सवाल है तो ये जो रेस्पिरेटरी वायरसेस, जो कॉमन रेस्पिरेटरी वायरसेस का सिम्टम्स होता है, वैसा ही इसमें भी सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि मरीज को बुखार होना, खांसी होना, सर्दी जुकाम होना, ये सब उसका सामान्य लक्षण है। बॉडी एक होना, नाक झरना, ये सब उसमें लक्षण मिलते हैं। और जो स्प्रेड की बात है तो स्प्रेड तो ऑफ कोर्स इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। जो सांस हम लेते हैं ऑफ कोर्स एक दूसरे तक जाता है, तो सामान्य डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हमने 3 फीट की दूरी कोविड में अपनाया था, वैसे ही हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और ये कॉन्टेजियस होता है। तो जो संक्रमण फैलने की बात है, यही इसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर वो देश में प्रवेश करता है, और ऑलरेडी आप अलग अलग माध्यम से जान रहे हैं कि अपने देश के विभिन्न हिस्सों में 3-4 जगह से रिपोर्टें आ चुकी हैं, तो हमें इसकी सावधानी ये बरतनी चाहिए कि हम फिजूल के बाहर न निकले। जो भी इस तरह से प्रभावित हैं वो अपने आप को आइसोलेट करके रखें, या जो कोविड प्रोटोकॉल में हमने मास्किंग रखा था, या जो कफ एटिकेट से उसको फॉलो करें। रह गया इसका मतलब जो डिजीज का जो मतलब सेवेरिटी है, तो सामान्य तौर पे ये बहुत जिसका शरीर सामान्य है उसमें उसका उतना लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। लेकिन बच्चों में या बुजुर्गों में या किसी, हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल जी, जैसे कि अभी डॉक्टर प्रियदर्शनी ने भी बताया कि बहुत पुराना वेरिएंट है ये, 2001 में ये वायरस, लेकिन क्या अब तक इतने वर्षों में क्या इसका जो इंजेक्शन है, जो इसकी कह सकते हैं कि जो इसका तरीका, इसे बचाव का तरीका, क्या वो अभी तक नहीं खोजा? क्या किस तरह की सावधानियां बरती जाएं? क्या पहले से ये चीजें ध्यान नहीं दी गई? देखिए, मैं इस बारे में यही कहूंगा कि जब भी कभी किसी वायरस के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन बनाया जाता है, तो पहले उसकी उपयोगिता देखी जाती है, और उसके साथ साथ और वो उपयोगिता रहती है निर्भर कि उस वायरस की मारक क्षमता कितनी है। यदि सामान्य तौर पर एक सर्दी खांसी जुकाम या कॉमन फ्लू वाला यदि उसका पिक्चर आता हो, और कॉमन फ्लू वाली पिक्चर के साथ साथ वो जल्दी ठीक होने वाला हो, और उसमें मृत्यु दर बहुत कम हो, तो ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन की आवश्यकता कहीं पर भी प्रतीत नहीं होती है। ना वैक्सीन इस तरह के बहुत कम मारक क्षमता वाले हर बीमारी का वैक्सीन बनाया जा सकता है। वैक्सीन वहां बनाना
कारगर और उचित माना जाता है जहां पर किसी भी रोग की प्रतिरोधक क्षमता सामान्य व्यक्तियों में कम हो, नंबर 1। नंबर 2, उससे जनता जनार्दन को, पब्लिक को नुकसान ज्यादा हो। हाँ। तीसरा, मरीजों की मृत्यु दर ज्यादा हो। और चौथा, मरीजों को उसमें लंबे समय तक बीमारी को ठीक होने में समय लगता हो। ये कुछ मापदंड होते हैं जो वैक्सीन बनाने के लिए। तो अभी तक यदि हम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की बात करें तो कई दशकों से ये हिंदुस्तान में है और पाया जाता है। इसके रोगी भी पाए जाते हैं और मैंने आपसे बताया भी कि लगभग 1000 में 25 रोगी आज भी जो हमारे सर्दी खांसी जुकाम के हैं उसमें ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस कारण होता है। जब इसकी प्रतिरोधक मारक क्षमता कम है, इसमें मृत्यु दर कम है और इससे यदि परेशानी कम है तो ऐसे में वैक्सीन बनाने का कोई औचित्य नहीं है और इसीलिए अभी तक वैक्सीन इसका बना नहीं है। ठीक है डॉक्टर कुमार, चूंकि अभी विंटर से सर्दियां हैं तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, बहुत सारा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, अगर ये वायरस ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल सकता है तो कितनी तेज़ी के साथ फैल सकता है, इसकी क्षमता क्या रहेगी, क्या हो सकती है डॉक्टर कुमार? जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ही मतलब उन्होंने जानकारी की बात बताई। हाँ। कि ये है, चला आ रहा है और इसका जो सिविरिटी है वो इतना अधिक नहीं होता और यही कारण है, यही वजह है कि इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाने पे भी बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया गया। और जो बीमारी का इम्पैक्ट की बात हम कर रहे हैं तो इम्पैक्ट हमने आपको बताया कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे बच्चे हुए या जो हमारे कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले, जैसे जिनको की क्रोनिक डिजीज है, चाहे वो किडनी का हो, लिवर का हो, ब्रेन का हो, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या कोई वजह से जिनका किसी तरह का कैंसर हो, तो इनकी इम्यूनिटी कम रहती है। उनमें इन जो वायरसेस हैं इनका इम्पैक्ट ज्यादा होने का खतरा। लेकिन डॉक्टर कुमार, जैसे कि आपने इम्यूनिटी की बात की, तो बच्चों को ठीक है मान लिया, बुजुर्गों को मान लिया, लेकिन कुछ महिलाएं होती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है। क्या ये वायरस वहां पर भी पहुंच सकता है, महिलाओं तक पहुंच सकता है क्या? क्योंकि अभी तक महिलाओं के एक भी केस ऐसे सामने नहीं आए हैं। महिलाओं का इम्यूनिटी कम होता है ऐसा कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है। हाँ। बीमारी मेल या फीमेल से रिलेटेड हो सकता है। हमारा मतलब यह है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, फीमेल की इम्यूनिटी कम होती है, ऐसा नहीं होता। अगर उन्हें कोई बीमारी है, कोई वजह है जिससे कि उनका इम्यूनिटी कम है, तब उस कंडीशन में दिक्कत हो सकती है। हाँ, प्रेगनेंसी एक ऐसा अवस्था है जो कि उनकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। अदरवाइज मेल फीमेल सिमिलर ही हैं। अगर कोई बीमारी है जिससे उनको मतलब कोई दिक्कत बढ़ रही है, जैसे कि हमने बहुत सारा कारण अभी इन्यूमरेट करा, अगर उन बीमारियों की वजह से उनका इम्यूनिटी कम है तो किसी भी कंडीशन में, डिजीज्ड अवस्था में कोई बीमारी का प्रसार अधिक होता है और इसका एक तरह से गैरफायदा मरीजों को होता है। जब उनको कोई सामान्य सी भी बीमारी लग जाए तो दिक्कत हो सकती है। जैसे नॉर्मली ये सब वायरसेस क्या कराते हैं, सर्दी जुकाम कराते हैं, इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर मतलब शरीर की इम्यूनिटी कम है तब उस कंडीशन में वो मतलब पैची निमोनिया बढ़ा सकता है, बहुत मैसिव निमोनाइटिस करा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर करा सकता है। अब उस कंडीशन में हो सकता है कि पेशेंट फिर वेंटिलेटर पे जाए, ARDS में जाए, तब फिर संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये प्रतिशत बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम पूरा मास में बात करें, हम एक देश भर का बात करें, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट की कमी नहीं है। तो जो हम बात कर रहे हैं संक्रमण रोकने की, हमारा तो एकमात्र उद्देश्य अवेयरनेस फैलाने का होता है कि हम इनके चपेट में ना आए, ये बात समझने की। बिल्कुल डॉक्टर पालीवाल, हम अवेयरनेस फैलाने का भी काम कर रहे हैं कि लोग किस तरह से सावधानी बरतें, बचाव करें। अगर हम ऐसे में बात करें, क्योंकि कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगा दिया तो वो बच गया, प्रिकॉशन की अगर हम बात करें डॉक्टर पालीवाल, किस तरह के प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, उन्हें बच्चों को दे सकते हैं? जी देखिए, यदि अवेयरनेस की बात करें तो आपकी ये न्यूज़ ही बहुत बड़ा अवेयरनेस का काम कर रही है और मैं इसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद दोनों देता हूँ। यदि अवेयरनेस की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जब कभी इस तरह का कोई रोगी हो जिसको सर्दी खांसी जुकाम सामान्य परिस्थिति में भी हो, यदि वो घर में है तो घर की इकाई के अंदर वो अपने आप को अलग करे, छोटे बच्चों से खासकर अलग हो जाए, बुजुर्गों से खासकर अलग हो जाए, ये उसका नैतिक दायित्व बनता है और अपने परिवार के प्रति समर्पण भी बनता है। यदि कोई किसी व्यक्ति को कहीं आप कार्यालय में काम कर रहे हैं, यदि वहां पर इस तरह के कुछ है तो
वो छुट्टी लेकर 2-3 दिन अपने आप को पृथक करे। पृथक करने के बाद मैं समझता हूं कि वो खुद का तो भला करेगा ही, समाज का और अपने मित्रों का भी भला करेगा। पृथककरण सबसे पहली व्यवस्था होती है कि व्यक्ति को जब कभी खुद यदि बीमार है तो वो पृथक हो। और दूसरा एक चीज और है कि सबको मास्क लगाने के बजाय यदि रोगी सिर्फ खुद मास्क लगा ले तो उससे भी बहुत कुछ बचा जा सकता बाकी है। लोगों को ये संक्रमण फैलने से बचता है, क्योंकि खासकर ये खांसी सर्दी जुकाम में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। मुंह और सांस नाक से जो बारीक महीन कण निकलते हैं जिसमें पानी भी होता है, पानी की बहुत बारीक बारीक बूंदें, उससे फैलता है, जिन्हें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो खुद यदि रोगी अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ खुद मास्क पहने, खुद को अलग करे, तो उसमें परिवार और उसके मैं समझता हूँ कार्यालय और समाज को सुरक्षित करेगा। और प्रत्येक व्यक्ति अपने नैतिक दायित्व को और ठीक सर, ओके। डॉक्टर कुमार, जैसे कि हमने देखा कोविड के समय में, कोविड की वजह से हमने जीना सीख लिया, उस तरह से उस रूप में भी हमारी बहुत सारी आदतें बदल गई हैं, या हम कह सकते हैं कि हमने वैसा रहना सीख लिया है। अगर ये बढ़ता है ये वायरस, तो क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हमें लगना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा डरें या वैसा घबराएं, लगना चाहिए क्या ऐसा? देखिए, डरने या घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने एक भयावह स्थिति पर एक्चुअली विजय हासिल करा है अभी हमने जस्ट। तो लोगों को अवेयरनेस है इन चीजों का, जैसा सर्वविदित है कि हमें जो कफिंग एटिकेट्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मास्किंग है, ये सब का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। बिला वजह बाहर न निकले। सर्दियों में सर्दी जुकाम तो कॉमन है ही, इसमें HMPV का आना ये मतलब हो सकता है कि ये मतलब काफी स्प्रेड करे, तो हम इसको इन चीजों पर ध्यान देकर के रोक सकते हैं। डरने की तो बिल्कुल बात नहीं। यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरते तो निश्चित तौर पर हम बच सकते हैं और बचाव किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार आपका भी, और डॉक्टर पालीवाल आपका भी हमसे इस चर्चा में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए और तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।